हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ई इंजीनियर्स। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है बिना चेंज फ्रीक्वेंसी में किए हुए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, तो ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट ना होने के कारण इसके अंदर दो ही तरीके के लॉसेस पाए जाते हैं। इसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होता क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो इसके अंदर दो ही तरीके के लॉसेस पाए जाते हैं। एक होता है हमारा आयरन लॉस और एक होता है हमारा कॉपर लॉस। तो आइए इस वीडियो में हम आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लॉस है वो है आयरन लॉस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस, आयरन लॉस को हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। ये है हमारा आयरन लॉस। आयरन लॉस को हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। साथ ही हम इसको मैग्नेटिक लॉस भी कहते हैं, कांस्टेंट लॉस और मैग्नेटिक लॉस और मैग्नेटिक लॉस। आयरन लॉस को हम कांस्टेंट लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा कोर के अंदर होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो एक कोर बनाई जाती है, ये देखिए जो ये कोर है, ये आयरन लॉस इस कोर के अंदर होता है, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट लॉस कहते हैं। आयरन लॉस दो तरीके का होता है। आयरन लॉस की दो टाइप होती हैं। तो नंबर वन है हमारी हिस्टैरिसीस लॉस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस, HYS। सबसे पहले हमारा है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस जो हमारी कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है और जो हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी देते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। जितनी हमारी कोर की जो फ्रीक्वेंसी जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी और उसके साथ में जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो हमारे हिस्टैरिसीस लॉस को डिफाइन करेगी। तो अगर हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस कैसे होता है, तो जैसे हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो रोटेट करता है, जिसके कारण जो हमारी कोर का जो मटेरियल होता है, जो कोर मटेरियल है, कोर के मटेरियल के अंदर अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। जो ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये टाइम के अनुसार इसका एम्पलीट्यूड और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो जिसके कारण उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर की कोर है, कोर के अंदर एक हिस्टैरिसीस लॉस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस जैसा कि मैंने बताया ये डिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी के ऊपर। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फ्लक्स डेंसिटी एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में होगी। अब बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्सिमम, जिसको हम BM से डिनोट कर रहे हैं, 1.6। यहाँ पे एक KH हिस्टैरिसीस कांस्टेंट है और उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा फ्रीक्वेंसी को। ये हमारा हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला होगा। ये हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है। अगर हमें हिस्टैरिसीस लॉस को लिमिट करना है, मतलब कम करना हो, तो हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए जो कोर का जो ये मटेरियल है ना, कोर का मटेरियल, ये जो कोर हमने बना रखी है, इस कोर को हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल से बनाते हैं।
सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, अगर हिस्टैरिसीस लॉस को लिमिट करना है या कम करना है, टू लिमिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो आयरन लॉस का जो दूसरा पार्ट है वो है एडी करंट लॉस। दूसरा पार्ट है इसका एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस भी हमारा कोर के अंदर ही होता है। एडी करंट लॉस जो हमारा वो डिपेंडेंट होता है सेम उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे ही हम कोर में सप्लाई देते हैं तो कोर के अंदर एक एडी करंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हिस्टैरिसीस लॉस जनरेट होता है वैसे ही कोर के अंदर एडी करंट लॉस भी जनरेट होता है। ये एडी करंट लॉस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं हम उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी या हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी हमारा एडी करंट भी बढ़ेगा। तो इसको कम करने के लिए जो हमारा जो कोर का मटेरियल होता है, ये हमारा कोर मटेरियल है, हम इस कोर के मटेरियल को थिन लैमिनेशन मतलब पतली लैमिनेशन, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत पतली पतली लैमिनेशन बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील मटेरियल की, और इनको एक दूसरे से अलग रखा जाता है। इनके बीच में इनको लैमिनेट किया जाता है ताकि ये कोर का जो मटेरियल है ये एक दूसरे से टच ना हो। तो इस तरीके से हम एडी करंट लॉस को भी कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एडी करंट लॉस के लिए। तो एडी करंट लॉस जैसा कि मैंने बोला अभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं के ई एडी करंट लॉस का कांस्टेंट फैक्टर, और साथ में अब गुना करते हैं ये बी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है हमारी बी एम का स्क्वायर, और साथ ही हमारी फ्रीक्वेंसी ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर और एफ का स्क्वायर, ये हमारा एडी करंट लॉस होगा। अगर हमें एडी करंट लॉस को कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो हम यहाँ पे जो कोर मटेरियल है उसकी थिन लैमिनेशंस का प्रयोग करेंगे। थिन लैमिनेटेड कोर, थिन लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। टू लिमिट एडी करंट लॉस। अब हम यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा मैं आयरन लॉस के बारे में। जो हमारा आयरन लॉस होता है उसको निकालने के लिए हम ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। आयरन लॉस के लिए हम ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में हम जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको ओपन कर देते हैं, तब इसका टेस्टिंग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब हम बात करें हम कॉपर लॉस के बारे में। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, ये हमारा कॉपर लॉस। जो कॉपर लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग की जाती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कॉपर की होती है, तो ये उसके अंदर होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हम आई स्क्वेयर आर लॉस भी कहते हैं या वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस नहीं होता, ये एक वेरिएबल लॉस है। वेरिएबल लॉस ये सप्लाई करंट या हम कहें वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगा। जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर में सप्लाई देते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो जिसके कारण
उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट ही कॉपर लॉस है। जैसे हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो वैसे ही कॉपर का भी एक अपना रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो जो हमारी वाइंडिंग्स हैं वो धीरे धीरे हीटअप होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस विद्यमान है। वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे हमारी कॉपर की वाइंडिंग्स को गर्म करना शुरू कर देता है, और जो हमारी पावर है वो हीट के रूप में निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारा कॉपर लॉस होगा। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर लॉस की, तो कॉपर लॉस के लिए ये देखिए, कॉपर लॉस जो होगा वो होगा आई और आर का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर। ये हमारा आई स्क्वायर आर लॉस होता है। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं, आई स्क्वायर आर। जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर लॉस भी बोला जाता है, या हम इसको किलो वोल्ट एम्पियर और स्क्वायर, या हम इसको ये भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कॉपर लॉस को निकालना हो तो क्या करेंगे। तो कॉपर लॉस के लिए हम टेस्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम जो कॉपर की जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं ताकि हम उसका कॉपर लॉस का टेस्ट कर सकें, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कॉपर लॉस के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेज हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में, कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी। अब हम बात करें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर लॉसेस होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन लॉसेस के बावजूद हम अपनी 100% एफिशिएंसी को अचीव कर सकें। जो हम इसके लिए जो हमारा कोर मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलिकॉन स्टील का या थिन लैमिनेशंस का, ये सारे प्रोसीजर उसी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी है क्या चीज़। एफिशिएंसी हम उस चीज़ को कहते हैं जब हम 10 किलोवाट की सप्लाई दे रहे हों और हमें रिसीविंग एंड पे ही 10 किलोवाट की सप्लाई मिलती हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, मतलब 1 होगी। अगर हम 10 किलोवाट की सप्लाई दे रहे हैं और रिसीविंग एंड पे 8 किलोवाट की सप्लाई मिल रही है, तो उस कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी 0.8 होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी के करीब रहे। तो इसके लिए हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, जो हमारी टेक्निक्स लगाई जाती हैं, जैसे कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, या हम लैमिनेशंस का यूज़ कर रहे हैं, या कॉपर कंडक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। वो सारा हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, तो ये होगी आउटपुट बटे इनपुट। ये हमारी एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेसिकली इसके जो लॉसेस होते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। जितने लॉस ज़्यादा होंगे उतनी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट क्या होगी। अगर हम इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो आउटपुट बटे में इनपुट, जो हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, प्लस कॉपर लॉस जिसको हम आई स्क्वायर आर लॉस कह रहे हैं, प्लस आयरन लॉस जो कि कांस्टेंट लॉस है।
फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए ट्रांसफार्मर की, तो हमारा कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों समान होनी चाहिए, तभी हमारा जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी ट्रांसफार्मर के लिए। कॉपर लॉस बराबर होगा आयरन लॉस को, तभी उसी कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होगी, जो ये हमारी कॉपर लॉस बराबर है आयरन लॉस। तो इस कंडीशन में हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे सिंबल लगाना रह गया इसका। तो ये हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो अगर हम बात करते हैं कि पूरे दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल डे, तो उसके लिए जो आउटपुट, जो 24 घंटे के आउटपुट है इन किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर बटे में इनपुट जो हमने दी है इसके अंदर, इनपुट इन किलोवाट आवर। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हमेशा 1 के करीब हो। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 ही होती है। वो कैसे होगी वो बता देता हूँ आपको। ये देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी, मान लीजिए हमारे जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर तो वो है 10 किलोवाट बटे, सॉरी ये आउटपुट पावर 10 किलोवाट मान लेते हैं। हमारी आउटपुट पावर है 10 किलोवाट और जो हमारी इनपुट पावर है वो भी 10 किलोवाट, मतलब जो हमने ट्रांसफार्मर जो सप्लाई दी है उतनी ही सप्लाई हमें रिसीविंग एंड पे मिली है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो होगी 1 के बराबर, मतलब 1। ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। लेकिन इन केस अगर हम सप्लाई दे रहे हैं 10 किलोवाट, 10 किलोवाट की सप्लाई दे रहे हैं, देखिए अगर हम सप्लाई दे रहे हैं 10 किलोवाट की और हमें जो मिल रहा है वो मान लेते हैं हम 9 किलोवाट मिल रहा है, मान लेते हैं 9 किलोवाट। तो 9 और 10 के बीच में 1 किलोवाट का अंतर है, वो 1 किलोवाट हमारा लॉस है। तो ये हमारा 0.9, ये हमने यहाँ पे दी इनपुट, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में जो इनपुट दी गई है वो, और ये हमारी आउटपुट है जो कि 9.9। ये हमारी इसकी एफिशिएंसी होगी अगर बीच में लॉसेस हैं। तो हमें ये हमारा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।